अस्सलामुअलैकुम। 5 अगस्त 2011 को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर के बारे में जानने के लिए जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। इस स्पेसक्राफ्ट में बहुत ज्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास लगे हुए हैं, जिनका मेन मकसद जुपिटर के एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड और इसके मून्स को बहुत करीब से स्टडी करना है। जूनो स्पेसक्राफ्ट 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस स्पेसक्राफ्ट ने अपने रिसर्च से इस प्लेनेट और इसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम एक अनोखे सफर पर चलेंगे, जिसमें हम जूनो स्पेसक्राफ्ट की जर्नी और इसके जरिए की गई रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो आइए आज के सफर को मिलकर एंजॉय करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सयारा है। ये एक गैस जिएंट है जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से मिलकर बना है। अभी तक की रिसर्च से साइंटिस्ट को जुपिटर के 79 मून्स के बारे में पता चला है, जो कि अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम है। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को जुपिटर के मून्स पर लिक्विड ओशंस और वोल्केनोस का पता चला है। हो सकता है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद हो। जुपिटर प्लेनेट इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स, उनके मून्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और दूसरे सोलर ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आसानी से आ सकते हैं। सूरज के बाद इसी प्लैनेट के सोलर सिस्टम को इस तरह की शेप देने में बड़ा हाथ है। ऐसे में हम जुपिटर के मून्स और इसके एवोल्यूशन के बारे में जानकर अपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जुपिटर को पहली बार 1970 में लॉन्च किए गए पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे मिशंस ने अपने फ्लाईबाय के दौरान स्टडी किया। इन मिशंस ने जुपिटर और इसके मून्स की बहुत ज्यादा तस्वीरें साइंटिस्ट को भेजी, जिसके जरिए साइंटिस्ट को पहली बार जुपिटर को करीब से स्टडी करने का मौका मिला। 1989 में जुपिटर और इसके मून्स को करीब से स्टडी करने के लिए गैलीलियो मिशन को लॉन्च किया गया। ये जुपिटर पर भेजा गया पहला ऑर्बिटर मिशन था, जिसका मेन मकसद जुपिटर के ऑर्बिट में रहकर इसे करीब से स्टडी करना था। करीब 6 सालों के लंबे सफर के बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट 1995 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हुआ और तकरीबन 8 सालों तक जुपिटर और इसके मून्स की स्टडी करता रहा। इस मिशन ने जुपिटर और इसके मून यूरोपा के ओशंस, आईओ मून के वोल्केनोस और गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत कुछ बताया। इसके बाद साइंटिस्ट का इस मिनी सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया बदल गया। आखिरकार 2003 में इस स्पेसक्राफ्ट का मिशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस स्पेसक्राफ्ट ने खुद को डिस्ट्रॉय कर लिया। इस मिशन के जरिए हासिल की गई इंफॉर्मेशन ने साइंटिस्ट के सामने जुपिटर और इसके मून्स के बारे में ढेर सारे सवाल रख दिए, जिनका जवाब जानने के लिए हमें एक एडवांस स्पेसक्राफ्ट की जरूरत थी, जिनमें ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कैमरास मौजूद हों जो जुपिटर के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रक्चर और इसके मून्स को और भी करीब से स्टडी कर सके। इसके लिए नासा का जूनो मिशन वजूद में आया। न्यू फ्रंटियर्स मिशन के मुताबिक 9 जून 2005 को जूनो मिशन को सिलेक्ट किया गया। पहले इस मिशन को 2009 में लॉन्च करने का प्लान था, लेकिन बजट की कमी की वजह से इसे 2 साल के बाद लॉन्च किया गया। 2 साल डिले के बाद इसे 5 अगस्त 2011 को एटलस V551 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और इसे नासा के जेट प्रपोजल लैब के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। इस मिशन का लॉन्च मास 3625 किलोग्राम था। जूनो आउटर सोलर सिस्टम में जाने वाला पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इसमें 3 बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। अगर जूनो में लगे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसमें 9 मेन इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, जिनमें माइक्रोवेव रेडियोमीटर, जॉवियन इंफ्रारेड ऑरोरल मैपर, मैग्नेटोमीटर, ग्रेविटी साइंस, जॉवियल ऑरोरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट, जॉवियल एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्टर, रेडियन प्लाज्मा वेव सेंसर, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड जूनो कैम है। लॉन्च के बाद अक्टूबर 2013 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने आखिरी बार जमीन के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाय का मकसद ग्रेविटी असिस्ट के जरिए जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाना था। जमीन के फ्लाईबाय को पूरा करने के बाद जूनो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 78,000 माइल से बढ़कर 93,000 माइल्स फी घंटा हो गई। इसके बाद इसने जुपिटर तक जाने के लिए अपने लंबे सफर का आगाज किया। जूनो को जुपिटर तक पहुंचने में 5 साल लग गए थे और ये स्पेसक्राफ्ट 5 जुलाई 2016 को करीब 2.8 बिलियन किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार जुपिटर के ऑर्बिट में कामयाबी से दाखिल हो गया। जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद अगस्त 2016 को जूनो ने जुपिटर प्लेनेट का अपना पहला फ्लाईबाय कंप्लीट किया। फर्स्ट फ्लाईबाय के दौरान जुपिटर और जूनो के दरमियान फर्स्ट क्लोज अप्रोच भी हुआ। उस वक्त उन दोनों के दरमियान 4200 किलोमीटर की दूरी थी। अक्टूबर 2016 को जूनो के सेकंड क्लोज अप्रोच के दौरान इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, जिसकी वजह से क्लोज अप्रोच के 13 घंटे पहले ही जूनो स्पेसक्राफ्ट सेफ मोड में चला गया। प्लान के मुताबिक इसके सेकंड क्लोज अप्रोच के बाद जूनो के इंजन को फायर करके इसकी स्पीड को बढ़ाकर इसकी ट्रेजेक्टरी को बदलना था। ये काम कामयाबी से करने के बाद जूनो का ऑर्बिटल पीरियड 53 डेज से कम होकर
होकर सिर्फ 14 दिन का रह गया था। अगर ये कामयाब हो जाता तो जुनू स्पेसक्राफ्ट 20 माह के अंदर जुपिटर के 37 ऑर्बिटर फ्लाईबाय को पूरा कर सकता था। लेकिन 19 अक्टूबर को इसके इंजन में आने वाले फॉल्ट की वजह से तय किए गए वक्त पर जुनू के मेन इंजन को फायर नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से 14 डेज के प्लान को कैंसिल करके 53 डेज के प्लान को ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया। जुनू स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 37 ऑर्बिट्स के बजाय 20 माह के अंदर जुनू स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के सिर्फ 12 ऑर्बिट्स को ही पूरा कर सका। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एक्सट्रीम रेडिएशन और हार्श एनवायरनमेंट के बावजूद जुनू का सिस्टम और तमाम इंस्ट्रूमेंट्स बेहतर कंडीशन में थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने जुनू मिशन की लाइफ को जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया। जुनू का मिशन इस साल कंप्लीट हो चुका है। इसका फ्यूचर क्या है, ये जानने के लिए हम उन चीजों को जानते हैं जिसे जुनू ने ढूंढा है। जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होने के एक ही माह बाद जुनू ने जुपिटर की स्ट्रैप से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की। इस रिसर्च के मुताबिक जुपिटर की पहचान बनने वाले ये स्ट्रैप्स दरअसल जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत दूरी तक फैली हुई है। अगस्त में जुनू स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के नॉर्थ पोल की पहली बार तस्वीर भेजी और उसके साथ ही हमें पहली बार जुपिटर के रिंग्स का इनसाइड व्यू भी देखने को मिला। जुनू मिशन ने हमें पहली बार जुपिटर प्लेनेट पर आने वाले मौसमों के बारे में बताया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये जमीन के मुकाबले में बहुत ही डिफरेंट है। और इसके साथ ही इसने जुपिटर के इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट किया था, जो तारीख की सबसे बड़ी रिसर्च थी, क्योंकि हमने पहली बार जमीन के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को देखा था। इसके बाद इस मिशन ने जुपिटर पर होने वाली लाइटनिंग से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को भेजी और साइंटिस्ट इस फिनोमेना के बारे में और भी अच्छी तरह से जान पाए। इन सभी डिस्कवरीज के साथ ही जुनू ने जुपिटर और इसके मून्स की बहुत ही शानदार तस्वीरें भेजी और हमें जुपिटर और इसके मून्स के बारे में मजीद जानने का मौका मिला। जुलाई 2021 को जुनू का एक्सटेंडेड मिशन भी कंप्लीट हो गया, जिसके बाद नासा ने इस मिशन को बढ़ाकर सितंबर 2025 तक कर दिया। इसके एक्सटेंडेड मिशन के बाद अब जुनू स्पेसक्राफ्ट का मेन मिशन जुपिटर प्लेनेट के इनर मून्स गैनीमेड, यूरोपा और आईओ का फ्लाई बाय कंप्लीट करना है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को भेजना है। जुनू ने जुपिटर के सबसे बड़े चांद गैनीमेड का फ्लाई बाय 7 जून 2021 को कंप्लीट कर लिया है। इस फ्लाई बाय के दौरान गैनीमेड और जुनू के दरमियान क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी 1038 किलोमीटर थी। गैनीमेड फ्लाई बाय के दौरान इस चांद की ग्रेविटी की वजह से जुनू का ऑर्बिटल पीरियड 53 डेज से कम होकर 43 डेज तक हो चुका है। गैनीमेड मिशन के बाद जुनू यूरोपा मून के फ्लाई बाय को सितंबर 2022 को अंजाम देगा। यूरोपा के फ्लाई बाय को कामयाबी से अंजाम देने के बाद इसका ऑर्बिटल पीरियड कम होकर 38 दिनों का रह जाएगा। इस फ्लाई बाय के दौरान यूरोपा और जुनू के दरमियान क्लोजेस्ट अप्रोच की दूरी सिर्फ 320 हो सकती है। यूरोपा के बाद दिसंबर 2023 को जुनू आईओ मून्स के पहले फ्लाई बाय को कंप्लीट करेगा और इन दोनों के दरमियान सेकेंड फ्लाई बाय फरवरी 2024 को पूरा होने की उम्मीद है। इस फ्लाई बाय के दौरान इन दोनों की क्लोजेस्ट अप्रोच 1500 किलोमीटर होगी। आईओ के फ्लाई बाय को पूरा करने के बाद जुनू का ऑर्बिटल पीरियड और भी कम होकर तकरीबन 33 दिनों का रह जाएगा। नासा ने जुनू मिशन कंप्लीट होने के बाद इस स्पेसक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक मिशन कंप्लीट होने के बाद जुनू को डी ऑर्बिट करके इसे जुपिटर के एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा और ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ही मिनट्स के बाद जलकर तबाह हो जाएगा। इस प्लान को 2018 में पहले मिशन के कंप्लीट होते ही लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन इस मिशन को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है, यानी एक्सटेंड किया जा चुका है। फिर भी उम्मीद है 2025 में मिशन कंप्लीट हो जाने के बाद जुनू को इसी प्लान के तहत डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन खत्म होने से पहले जुनू मिशन जुपिटर और इसके मून्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स जमीन पर भेजेगा और इससे रिलेटेड आने वाली डिटेल्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।